Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 26th of August 2021, Thursday. Inspiration of the day is life begins at the end of your comfort zone. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Top taxpayers may get exit faceless scheme. Recently, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फेसलेस असेसमेंट स्कीम चलाई थी in order to reduce the physical contact or physical interface between the taxpayers and the income tax department, जिससे कि करप्शंस की जो प्रैक्टिसेस हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो कम हो सकें. फेसलेस असेसमेंट स्कीम मीन्स eliminating person to person contact to the extent technology allowed or technologically feasible. इससे क्या होगा? इससे एक तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी टेक्नोलॉजी के इंटरफेरेंस से, टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन से. दूसरा, जो करप्शन की प्रैक्टिसेस हैं वो भी रिड्यूस होंगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमेशा से करप्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते आए, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम FAS इम्प्लीमेंट करी थी, जहाँ पर जो टैक्स पेयर है वो टैक्स ऑफिशियल के बारे में नहीं जानता होगा कि कौन उसके टैक्स असेसमेंट कर रहा है. जो टैक्स ऑफिशियल किस पर्टिकुलर टैक्स पेयर का असेसमेंट कर रहा है उसको टैक्स पेयर के बारे में नहीं पता होगा. एंड देयर विल बी नो फिजिकल इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और द ऑफिशियल. तो ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्बिशियसली इम्प्लीमेंट करी थी रिसेंटली, बट नाउ सेंटर इज लुकिंग टू मॉडिफाई दिस फेसलेस असेसमेंट स्कीम. तो कुछ मॉडिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉन्डरिंग ओवर. कौन कौन से मॉडिफिकेशन है जो इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेसलेस असेसमेंट स्कीम में लाना चाहती है? सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉडिफिकेशन है, हम ये कहें सबसे इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है, वो जो हाई टैक्स पेयर्स है, टॉप टैक्स पेयर्स हैं जिनकी इनकम 200 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करने जा रही है गवर्नमेंट. क्या फ्लेक्सिबिलिटी होगी? ऐसे टैक्स पेयर्स जो कि 200 करोड़ से ऊपर के से ज़्यादा जिनकी इनकम है, उनको दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. दे विल गेट अ रूम टू ऑप्ट आउट द फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस स्कीम. ईदर दे कैन चूज द फेसलेस स्कीम और दे कैन गो फॉर ज्यूरिडिक्शनल असेसमेंट. तो दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो फेसलेस असेसमेंट के थ्रू जा सकते हैं या ज्यूरिडिक्शनल असेसमेंट के थ्रू जा सकते हैं एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो टॉप टैक्स पेयर्स हैं दे हैव द ऑप्शन टू एग्जिट फ्रॉम द फेसलेस असेसमेंट स्कीम. इसके अलावा गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग that international taxation or capital gain could be handled by expert within the tax department. And in case of any complex case, कोई ऐसा complex case आ जाता है जहाँ पर जो टैक्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं they are not able to resolve it, in case that particular complex case should send back to the jurisdictional assessment officer, जैसा कि पहले किया जाता था. Apart from these changes, government is also thinking to tackle the local and regional barriers during the faceless assessment. Local and regional barriers means कि जो असेसमेंट है वो विद इन द स्टेट ही रखा जाए, विद इन द सेम सिटी रखा जाए, या एक सिटी के टैक्स पेयर का जो असेसमेंट है वो दूसरी सिटी के जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उन तक पहुंचाया जा सकता है या उनको दिया जा सकता है वो फंक्शन या नहीं. तो इट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में असेसमेंट केसेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि नहीं. तो जो लोकल और रीजनल बैरियर्स हैं उनको भी मिटिगेट करने की बात गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर फेसलेस असेसमेंट स्कीम में मॉडिफिकेशन की जगह सोच रही है. और इसके अलावा बहुत और सारे मॉडिफिकेशन भी हैं जो कि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किए हैं. एंड गवर्नमेंट इज स्टिल एग्जामिनिंग द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दोज प्रपोजल्स टू सी वेदर द रूम फॉर द मॉडिफिकेशन इज अवेलेबल और नॉट. गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम है ये अभी भी इवॉल्व हो रही है. ऐसा नहीं कि जो हमने इम्प्लीमेंट कर दी है वो वन टाइम स्कीम है. इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग एंड इट विल रिक्वायर कंटिन्यूअस रिवर्क टू मेक इट वायबल फॉर द taxpayer. The purpose of scheme was to eliminate the corruption, not to cause the inconvenience. तो जो भी inconvenience हो रहा है taxpayers को because of this faceless assessment scheme,
उसको रिड्यूस करने के लिए इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग अबाउट सर्टेन मॉडिफिकेशन इनटू दिस पर्टिकुलर FAS स्कीम। अगर टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए तो बहुत सारे एनॉमलीज या बहुत सारे एरर्स या बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े हैं टैक्स पेयर को अंडर दिस न्यू स्कीम, और कुछ इवन टैक्स पेयर ने तो लीगल रूट भी अडॉप्ट किया था दिस पर्टिकुलर फेसलेस regime के लिए। And only 1 lakh to 1,50,000 cases are taken up annually for scrutiny, and this is about 0.5% of the total taxpayer base, of which majority are complex matter. तो बहुत सारी एनॉमलीज ऑलरेडी हैं इस पर्टिकुलर फेसलेस असेसमेंट सिस्टम में, जिसको फिलहाल के लिए गवर्नमेंट अब मॉडिफाई करने की सोच रही है। तो अभी इट इज़ जस्ट अ प्रपोजल एंड दिस प्रपोजल इज़ ऑन द टेबल। अभी तक गवर्नमेंट के साइड से कोई डिसीजन नहीं लिया गया। जब डिसीजन आएगा न्यूज़पेपर विल कवर एंड विल डिस्कस इट इन डिटेल। So these are the few important points that you need to keep in mind for upcoming changes into faceless assessment scheme. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4. States tax revenue 8% lower than 2 years ago. स्टेट टैक्स रिवेन्यू की अगर हम बात करें, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका रिवेन्यू जनरेशन फॉल हुआ है, रिवेन्यू कलेक्शन फॉल हुआ है, और इसी की वजह से कई बार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इश्यूज़ भी जनरेट होते हुए देखें। अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा GST को लेकर के कई सारे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कई बार नोकझोंक हुई है, क्योंकि स्टेट्स का ये कहना है कि हमारा रिवेन्यू फॉल कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो GST के तहत जो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाना है वो कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है, जिससे स्टेट्स का जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो रहा है और स्टेट की जो इकोनॉमी है वो डेफिसिट में जा रही है और स्टेट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी फॉल हो रही हैं, जिससे कि पर्टिकुलर स्टेट्स की GDP की जो ग्रोथ है वो भी निगेटिव में जा रही है। तो आज की इस पर्टिकुलर न्यूज़ कॉलम में बिजनेस स्टैंडर्ड ने कुछ डेटा जो है वो कलेक्ट किया, दिस इज लिटिल बिट इन्फोग्राफिक, जहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के जो रिवेन्यू कलेक्शन है उसमें फॉल को डिस्कस किया गया है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। April to June quarter of financial year 22 has been the extreme contradiction for Indian economy. India become the new epicenter of the global pandemic as the second wave overwhelmed the healthcare system, और जिसकी वजह से मेडिकल सप्लाईज की शॉर्टेज देखने को मिली। हॉस्पिटल्स वर स्ट्रगलिंग टू कोप अप विद द क्रिटिकल ड्रग्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई। जो अदर बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनकी भी शॉर्टेज देखने को मिली। तो ये पीरियड ऐसा था जिसे हम कह सकते हैं Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, जहाँ पर पैंडेमिक की सेकेंड वेव ने इंडियन इकोनॉमी को डोलडम कर दिया। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें, इंडियन कंपनीज की बात करें, तो इट वॉज अ क्वार्टर दैट सॉ इंडियन कंपनीज रैक इन रिकॉर्ड प्रॉफिट। ऑन द फ्लिप साइड इंडियन कंपनीज जो हैं उनके अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इंडियन कंपनीज ने रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्न किया है। अपार्ट फ्रॉम इट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर रिवेन्यू कलेक्शन भी देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिवेन्यू कलेक्शन भी रिकॉर्ड टारगेट्स को अचीव किया है। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू कलेक्शन रहा Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में, दैट वाज मोर देन द एंटिसिपेटेड। लेकिन अगर स्टेट्स की पिक्चर्स को देखा जाए तो 17 स्टेट्स ओनली 3 आउट ऑफ 70 स्टेट्स एनालाइज्ड, तेलंगाना, पंजाब एंड हरियाणा showed the higher tax revenue compared with the last 2 years ago. गुजरात एंड राजस्थान remains the फ्लैट। तो 17 स्टेट्स का बेसिकली डेटा कलेक्ट किया है बिजनेस स्टैंडर्ड ने, जहाँ पर केवल 3 स्टेट ऐसे हैं, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा, जिनका जो टैक्स रिवेन्यू रहा वो हायर रहा विद 2 years ago। पैंडेमिक प्री पैंडेमिक से ज़्यादा रहा। अदरवाइज अदर जितने भी स्टेट्स हैं, 14 स्टेट्स की अगर हम बात करें, उन सब में जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो प्री पैंडेमिक लेवल से बिलो है स्टेट्स का। सो टैक्स रिवेन्यू फेल फॉर एज मैनी एज 12 states. 17 state analyzed earn 3.11 trillion in Q1 of financial year 22, a two-fold jump in earning compared with the same quarter in a year ago. हालांकि अगर ईयर वाइज कंपेयर किया जाए तो लास्ट ईयर भी पैंडेमिक था इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, तो ईयर वाइज अगर देखें तो एक साल के पिछले अर्निंग्स में
जो अर्निंग इस बार आई हैं वो ज़्यादा रही हैं, लेकिन प्री पैंडेमिक लेवल से अगर कंपेयर किया जाए तो मैक्सिमम स्टेट्स की जो अर्निंग है, रेवेन्यू अर्निंग्स हैं, वो कम है या कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर की अगर बात करी जाए तो एक्सपेंडिचर हर स्टेट में लगभग बढ़ा है। इवन कोविड की सेकेंड वेव की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर वेव में कुछ स्टेट्स तो ऐसे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, जैसे कि मुंबई, केरल, उत्तर प्रदेश। तो एक तो एंड पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है स्टेट्स गवर्नमेंट का, दूसरे एंड पे उनका जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो फॉल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो देखने को मिला ही, बट एक्सपर्ट का ये कहना है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ेगा स्टेट्स की इकोनॉमी पर। और इसीलिए जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट ये भी डिमांड कर रही हैं कि जीएसटी कॉम्पनसेशन का जो क्लॉज है उसको 2 से 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, जो कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म हो रहा है, जिससे कि जो स्टेट्स की जो इकोनॉमी जो इस समय स्टैगरिंग की सिचुएशन पर है वो थोड़ी सी रिकवर हो जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट शुड increase the expenditure in every state in order to support the state economy, and this is the long road for recovery. So this is the data of state share in center tax revenue, states own tax revenue, revenue expenditure and कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट्स का वो बढ़ रहा है, बट जो रिवेन्यू है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर स्टेट्स। एंड इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू स्टॉक ओनली 5 स्टेट मैनेज टू इंक्रीज देयर रिवेन्यू। तो ये 17 स्टेट्स का जो डेटा है ये दिया हुआ है Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 का और Q1 फाइनेंशियल ईयर 20 का, उसके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया हुआ है, दैट वी कैन सी कितने स्टेट्स ने इंक्रीज रजिस्टर किया है और कितने स्टेट्स ने डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर किया है इन टर्म्स ऑफ देयर रिवेन्यू कलेक्शन। एंड डेफिनेटली आपको ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट अ ट्रेंड एनालिसिस दैट यू कैन हैव। Article number 3 given on page number 6. Family pensions of bankers all said to be more than triple. तो बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के, बैंक एम्प्लॉय के जितने भी जो फैमिली पेंशंस रिसीवर्स हैं या डिपेंडेंट ऑफ जो डिजीज्ड बैंक एम्प्लॉयज़ है, उन सब को जो पेंशन मिल रही है दैट इज़ कॉल्ड एज फैमिली पेंशन, तो उसको इंक्रीज़ करने का अनाउंसमेंट किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। सो द फैमिली पेंशन ऑफ ऑल डिजीज्ड बैंक एम्प्लॉय विल मोर देन द ट्रिपल, नाउ ट्रिपल मीन्स 3 गुना, विद द फाइनेंस मिनिस्टर removing its cap in favor of the uniform 30% slab to be calculated on the last salary drawn by the employee. तो यानी डिजीज्ड एम्प्लॉय ने जो लास्ट सैलरी जो ड्रॉ करी है उसका 30% स्लैब विल बी टेकन एज अ फैमिली पेंशन एंड इट विल बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू द all diseased banking employee, and with this the family pension rises from the maximum of 9,284 a month to as high as 35,000. Definitely that will depend on the last drawn pension of the individual deceased employee. And he also announced an increase in pension contribution by banks under the new pension scheme or national payment pension system. इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का एनपीएस में, उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। इससे पहले, इस इंक्रीज से पहले दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई 10% कंट्रीब्यूट करते थे बेसिक सैलरी का फॉर दिस नेशनल पेमेंट सिस्टम फॉर एनपीएस, बट अब एज पर द इंक्रीज्ड अमाउंट bank or it means employer will contribute 14% while the employee can contribute with 10% contribution to the NPS. इससे क्या होगा? इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो जनरेट होंगे वो होंगे ही, इसके अलावा मार्केट में डेफिनेटली मनी सप्लाई भी बढ़ेगी जिससे कि डिमांड रिवाइव होगी और यूनिफॉर्मिटी आएगी पेंशन कैलकुलेशन में, जिसको लेकर के कई बार ऐसा होता है कि डिजीज़ जो बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साइड से कोई भी वॉइस रेज करने वाला नहीं होता, तो बैंक जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग पेंशन कैलकुलेट करते हैं, कुछ लीगल लूपहोल्स को यूज़ करते हुए। कई बार जो फैमिली पेंशनर होते हैं उनकी जो एक्चुअल पेंशन होती है वो जो पेंशन होनी चाहिए उससे कई गुना कम होती है, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इम्प्लीमेंटिंग दिस यूनिफॉर्म कैलकुलेशन मेथड फॉर ऑल डिजीज्ड बैंक एम्प्लॉयज़।
and definitely it is going to benefit a large chunk of the public. अब देख लेते हैं few other news clips. FM ask PSBs to push क्रेडिट. तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने वेडनेसडे को जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको क्रेडिट देने को या लोन डिसबर्स करने के लिए पुश किया. रिसेंटली क्या हुआ, पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी स्कीम चला दी थी लोन की, बोरोवर्स के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई, MSME सेक्टर के लिए, पेंशनर्स के लिए, बहुत तरीके की स्कीम लाइक इंश्योरेंस कंपनीज के लिए. लेकिन जो बैंक्स थे दैट वर एक्चुअली रिलेक्टेंट टू गिव द मनी, दे वर एक्चुअली रिलेक्टेंट टू lend the money. क्यों रिलेक्टेंट थे बैंक्स? बैंक्स वर एक्चुअली अडॉप्टिंग द रिस्क अवर्सिव अप्रोच. क्यों? क्योंकि बैंक्स को इस समय ये एप्रीहेंशंस हैं कि अगर इस पर्टिकुलर पैंडेमिक की सिचुएशन में लोन दिया गया, देयर आर हाई चांसेस दैट पर्टिकुलर लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू NPA. और NPA की प्रॉब्लम से बैंक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, इसीलिए बैंक्स वो थोड़े से रिलेक्टेंट और जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी क्रेडिट स्कीम वो टारगेट बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंच पा रही थी, यहाँ बोले उनका इफेक्टिव ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा था. एंड दैट इज़ वाई आवर फाइनेंस मिनिस्टर ask the public sector bank to reach out the various sectors, especially export, to address their credit need in order to keep up the momentum of the stimulus for economic revival. गवर्नमेंट का सीधा कहना है कि हमने तो स्टिमुलस जो पैकेज अनाउंस किया उसका इम्पैक्ट तब तक नहीं दिखेगा, उसके बेनिफिट तब तक रियलाइज़ नहीं होंगे जब तक कि बैंक्स जो होंगे वो क्रेडिट देने के लिए रेडी नहीं होंगे. बैंक्स अगर क्रेडिट देंगे नहीं, लोन देंगे नहीं, तो मार्केट में जो मनी सप्लाई, जो फंड क्रंच की सिचुएशन है वो कभी भी ठीक नहीं होगी और इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो उतना इफेक्टिव या उतनी पेस में नहीं हो पाएगा. दैट इज़ वाई आवर फाइनेंस मिनिस्टर टोल्ड देम टू कंडक्ट अ क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर. इससे क्या होगा, जो हमारी NBFC सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है, MSME है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो इस समय बेसिकली क्रेडिट क्रंच की सिचुएशन, फंड क्रंच की सिचुएशन, कैश क्रंच की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उन तक फंड पहुंचेगा. जो स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसके बेनिफिट्स पहुंचेंगे और इकोनॉमिक रिवाइवल इंश्योर हो पाएगा. एंड दैट इज़ वाई फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्किंग फॉर द बैंक्स टू गो फॉर आउटरीच प्रोग्राम इन केस ऑफ क्रेडिट और इन केस ऑफ लेंडिंग. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Delhi very plans $1 billion IPO this particular year, and previous financial year was the year of IPO. Number of companies are going for fundraising process and they are adopting this mode of IPO. So अब एक इंडिया की डेली वेरी प्राइवेट कंपनी एंड इंडियन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन स्टार्टअप इज एक्चुअली प्लानिंग टू रेज $1 बिलियन थ्रू IPO, थ्रू इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और जिसके लिए उसने ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट जो है वो अक्टूबर में सबमिट करने का डिसीजन लिया है. दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट हैज सजेस्टेड टू रेज द फंड ऑफ $1 बिलियन अकॉर्डिंग टू द पीपल हु हैव द नॉलेज ऑफ द मैटर. यहाँ पर बस आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दिस पर्टिकुलर कंपनी इज़ अ स्टार्टअप एंड बैक्ड अप बाय सॉफ्ट बैंक विजन फंड एंड कालेर ग्रुप INC is targeting a Mumbai listing before March next year, and that is why they are going for fundraising process. ये particular company जो डेली वेरी है that were founded in financial year 2011 and it is handling more than 1.5 million packages a day through its 43,000 strong team all across the India. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. भार्गवा और वेन्यू फेस ऑफ विद गवर्नमेंट ऑन ऑटो GST रेट. ऑटोमोबाइल को लेकर के जो GST रेट है उस पर आज नहीं कई महीनों से डिस्कशन चला आ रहा है. अगर आप न्यूज़ चैनल रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा हमने कई बार भी डिस्कस किया कि ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है इंडिया में वो पैंडेमिक की वजह से जो अफेक्ट हुई वो तो हुई है, लेकिन पैंडेमिक के पहले भी इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वॉज इन रिसेशन सिचुएशन. और कई बार इसको रिवाइवल को लेकर के एक्सपर्ट ने गवर्नमेंट से डिमांड भी करी है. उन सारी डिमांड में एक डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है GST रेट कट. अगर इंडिया के GST को देखा जाए, कंपेयर किया जाए इंडिया के काउंटर पार्ट कंट्री से, ग्लोबल अगर लेवल पे कंपेयर किया जाए तो इंडिया में जो ऑटोमोबाइल पे GST लगता है दैट इज़ हायर देन एनी अदर काउंटर पार्ट कंट्री. और उसको लेकर के कई बार जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं दे आर डिमांडिंग द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द GST रेट. उनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल बढ़े, रजिस्ट्रेशन बढ़े और ऑटोमोबाइल सेक्टर दोबारा से रिवाइव हो,
तो उसके लिए गवर्नमेंट को जीएसटी रेट और जीएसटी स्लैब्स में कट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो जीएसटी लग रहा है ऑटोमोबाइल में वो 18 से 28% प्लस सेस तक लग रहा है। इवन जो एक्सपोर्ट वाले जो ऑटोमोबाइल्स हैं, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें अगर लग्जरी सेगमेंट में, तो उन पर तो किसी में 100% तक टैक्स अप्लाई हो रहा है कि कॉस्ट का अगर 100 रुपीज़ की पर्टिकुलर व्हीकल है तो उस पर 100 रुपये और टैक्स, सारे टैक्सेस मिलाकर के, एक्साइज ड्यूटी जीएसटी मिलाकर के उसकी कॉस्ट 200 रुपये तक की जा रही है। इट्स हाइपोथेटिकल नंबर, डोंट टेक इट सीरियसली। तो इसलिए कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर डिमांडिंग गवर्नमेंट टू रिड्यूस द जीएसटी रेट in case of auto. So in a very rare phase of captain of auto industry have hit out the government for not walking the talk. तो ये दोनों ही एक्सपर्ट हम ये कह सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के, इन्होंने फिर से गवर्नमेंट में से डिमांड करी है। आरसी भागवा इज द चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी एंड वेणु श्रीनिवासन इज द चेयरमैन ऑफ टीवीएस मोटर। बोथ हैव क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इंटेंशन टू सपोर्ट द ऑटो सेक्टर, कि क्या आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को सपोर्ट करना भी चाहते हैं कि नहीं। And if you really want to support the automobile sector, you must reduce the GST rate. तो अब गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर है जीएसटी रेट को रिड्यूस करने का, बट फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है दैट गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली गोइंग टू रिड्यूस द जीएसटी रेट। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम इन एक्सपर्ट की बात को भी छोड़ें तो टेस्ला ने भी गवर्नमेंट से कई बार डिमांड करी है, इवन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, उनको रिड्यूस किया जाए इन केस ऑफ इम्पोर्ट, जिससे कि टेस्ला जैसी जो कंपनीज है वो इंडिया में अपने हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ला सकें एंड दे कैन टेस्ट द मार्केट एंड पेनिट्रेट द इंडियन मार्केट। हालांकि वो न्यूज़ अलग है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर न्यूज़ है, बट कंटिन्यूसली गवर्नमेंट में ये प्रेशर आ रहा है कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द टैक्सेस, नॉट ओनली जीएसटी बट ऑल्सो इम्पोर्ट ड्यूटी इन केस ऑफ इम्पोर्टेड व्हीकल्स। और कई बार ऐसा ये कहा भी गया कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में हाइब्रिड व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेट करें, गवर्नमेंट शुड रिवाइज द टैक्सेशन स्ट्रक्चर। अगर अदर कंट्रीज़ की बात करी जाए, जर्मनी, जापान जैसे कंट्रीज़ की बात करी जाए, इंडिया के काउंटर पार्ट कंट्रीज़ को हम देखें तो वहाँ पर जर्मनी में 19 से 20% का, जापान में 18 से 22% का जो टैक्स है वो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है इन नॉर्मल सिनेरियो। इंडिया में यही टैक्स 37 से 80% का है। तो इन कंपैरिजन टू अदर काउंटर पार्ट कंट्रीज द टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल इज़ वेरी डिस्टॉर्टेड इन इंडिया, दैट इज़ वाई एक्सपर्ट्स आर कंटिन्यूअसली डिमांडिंग फॉर इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, अंडर कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज टू बी लीज्ड वंस ऑपरेशनल। तो जो रिसेंटली अनाउंस प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो स्कीम है, कौन सी स्कीम, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उसके तहत गवर्नमेंट 6,600 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को हर साल मोनेटाइज करेगी। इवन ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं उनको भी लीज पर दिया जाएगा वंस दे बिकम operational. So the big infra plan asset length to be monetized approximately 26,700 kilometer for upcoming 4 years and asset length as a percentage of potential asset with 20% जो asset base constitute करेगा road. Indicative monetization value is 1.6 trillion. तो 6 ट्रिलियन का जो गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्लान है मोनेटाइजेशन का, उसमें 1.6 ट्रिलियन केवल रोड प्रोजेक्ट से ही आएगा। 20% कॉन्स्टिट्यूट करेंगे रोड प्रोजेक्ट्स, अप्रॉक्सीमेटली 26,000 किलोमीटर की जो रोड है, जो नेशनल हाईवेज़ हैं, उनको मोनेटाइज किया जाएगा अंडर दिस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम एंड इट इज़ अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द MP documents state that the approach followed by Niti Aayog include both existing operational national highways asset and the new national highway roads that are under construction and operationalized over next 4 years. तो ऐसा नहीं है कि जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उनको मोनेटाइजेशन में नहीं ला सकती गवर्नमेंट। दोनों ही तरह के रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं, हाईवेज प्रोजेक्ट जो हैं, वो मोनेटाइज किए जाएंगे अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, एनपीए इन रिटेल एंड एमएसएमईज राइज टू 7.3% फॉर पीएसबीज इन Q1 एंड दैट इज द रीज़न our public sector banks are actually reluctant to lend the money, जिसको अभी हमने न्यूज़ में डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दे शुड गो फॉर आउटरीच प्रोग्राम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रेडिट
और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेंडिंग। बट अगर हम एनपीए की बात करें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन रिटेल एंड एमएसएमई लोन बुक्स ऑफ public sector banks rose to 7.28% in the month of June 2021 from about 6% a year ago, जो कि पिछले साल 6% था। तो 6% से बढ़ के 8% आ गया है एनपीए एक साल के पीरियड में, बिकॉज ऑफ pandemic. Pandemic is one of the very important reason for MSMEs and other retail companies to have the losses. और जब ये वो लॉस अर्न कर रही हैं, उनकी क्रेडिट साइकिल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दे आर नॉट एबल टू पे देयर लोन्स, तो वो बैंक में एनपीए बढ़ रहा है। तो अपस्टिक रिटेल एंड एमएसएमई एनपीए, दिस इज़ द नंबर, दिस इज़ द ग्राफ दैट यू कैन सी, जहाँ पर पिछले कुछ मंथ्स का कंपैरिजन किया है, मंथ वाइज कंपैरिजन है कि एमएसएमई और रिटेल सेक्टर में कितना एनपीए बढ़ रहा है बैंक के केसेस में। तो प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों का ही कंपैरिजन है। जून 20 में प्राइवेट बैंक्स को अगर हम देखें तो 2.01% का एनपीए था फॉर रिटेल एंड एमएसएमई एनपीए। रिटेल एंड एमएसएमई एनपीए मतलब ऐसे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो कि रिटेल कंपनीज को और एमएसएमईज को दिए गए हैं लोन है, जो कि एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स 5.99। मार्च 21 यानी इस क्वार्टर के पहले पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है एनपीए। प्राइवेट में 2.6 हो गया है, पब्लिक में 6.52। जून 21 यानी सिर्फ लास्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर, जो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, इसमें 3.3% बढ़ गया एनपीए प्राइवेट में और 7.28% बढ़ गया किसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। So that is the uptick in retail and MSMEs NPA, and that is the reason why public sector banks are actually reluctant to lend the money. और किसी भी इकोनॉमी के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री का हेल्दी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर और द मीडिएटरी बिटवीन द हाउस होल्ड सेविंग एंड द अदर एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमिक सर्कुलर, जो फंड का जो सर्कुलर चलता है, सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा, उसमें बैंकिंग और जो हमारा फाइनेंशियल कंपनीज हैं दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर इस तरीके से एनपीए बढ़ता रहा तो इट विल बी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज द बैंकिंग इंडस्ट्री। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.